ये ब्रीफ है आपका। स्टेटमेंट्स की थी, लॉजिकल कनेक्टर्स सारे किए थे। उसके बाद इक्विवेलेंस किसको कहते हैं हमने किया था। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहते हैं, ऑल फॉल्स, ऑल ट्रू। ऑल ट्रू है तो टोटोलॉजी, और ऑल फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन। इसके अलावा कराया था ड्यूअल लॉ, फिर करवाया था मैंने डी मॉर्गन्स लॉ, और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को करवाया क्वांटिफायर्स, जो कि है आपका यूनिवर्सल फॉर ऑल के लिए और एग्जिस्टेंशियल फॉर सम के। आप चेक करो जरा। चेक द टॉपिक। किसी का कुछ रहा है तो बताओ, या हम एक बार डाउट थोड़ा है। स्क्रॉल नीचे करना, स्क्रॉल करना थोड़ा हाँ नीचे। हाँ, एक मिनट, ये लो कनेक्टर्स हैं ऊपर तो। हम लॉजिकल कनेक्टर से इतना कुछ हो गया। हाँ हाँ, इतना कुछ मतलब पांचों कनेक्टर्स करवाए ले। ये हाँ, एंड के लिए ये एंड और नॉट और कंडीशनल और बाय कंडीशनल ये पता है मेरे को। तो वही मैं वो तो है। नीचे का पूछ रहा था मैम, ये हाँ, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इक्विवेलेंस स्टेटमेंट बताई जो आपकी प्रूफ करने वाली थी। LHS इज इक्वल टू RHS है तो बोलोगे यस इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट। और ये स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, देखो ये दिस इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी बताया मैंने। टोटोलॉजी में आपकी जो स्टेटमेंट है वो अगर ऑल ट्रू आ रही है सारी, तो आपकी वो टोटोलॉजी है, नहीं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके अलावा मैंने वैलिड इनवैलिड भी बताया है, आप चेक करना वीडियोस में। वैलिड कब कहते हैं, जब मेरे ट्रू ज्यादा है फॉल्स से, और इनवैलिड जब मेरे फॉल्स ज्यादा है ट्रू से। ड्यूअल लॉ तो वही डुप्लीकेट हमने क्रिएट किया, और का एंड, एंड का और। डी मॉर्गन्स लॉ में कॉम्प्लीमेंट पे भी काम करता है, नेगेशन पे, इट नेगेट्स द स्टेटमेंट। फिर क्वांटिफायर्स नहीं कराया मैंने। निशांत, अनुभव, रितेश, आपने पता नहीं, मुझे आप कुछ थे कि नहीं, अब कुछ बच्चे और करा दिया ना। हाँ मैम। ध्रुव चेक करना आप, ये मैम तो फिर एक करा। बार ये क्वांटिफायर से बता दो मैम दोबारा। बाकी सब तो थोड़ा बहुत याद भी आ रहा है, ये याद नहीं आ रहा। क्वांटिफायर्स का भी कराया है लास्ट क्लास में, फॉर ऑल और फॉर सम का क्वेश्चन करवाया था। पॉलिटिशियंस आर गुड, डॉग्स हैव टेल, सिंबलाइज द स्टेटमेंट करवाई तो थी। ओके मैम, ओके ओके। फिर मैंने नेगेशन बताया था, फॉर ऑल के लिए नहीं, फिर सम के लिए है। BCA के एग्जाम्स हैं, या आप कहोगे नहीं पूरी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स हैं। वो नेगेशन कर का फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट, बिल्कुल लास्ट वीडियो में ही है ये तो, क्वांटिफायर्स। ठीक है, और चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक भी कुछ भी रह गया हो तो। ये आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। आज हम सेकंड यूनिट करते हैं, और थर्ड मैंने आप लोगों को बोला कि CO की बात करवाऊंगी, तो उसमें आपको आसानी होगी समझने में। 2 क्लास का कोर्स रह रहा है ये मैक्सिमम। आज करा देती हूँ यूनिट 2, मेथड्स ऑफ प्रूफ। मेथड्स ऑफ प्रूफ में आपके पास 2-3 तरह के मेथड्स हैं इसमें।
ठीक है, और बहुत छोटे छोटे बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस ही आते हैं। 4 क्वेश्चंस है इसमें, हर एक रूल पे एक एक क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई ना कोई एक आ जाता है। पहला पार्ट है इस वाले उसमें, एक आपको करना है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, एक टॉपिक है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। इसमें आपने क्या करना है, ट्रुथ टेबल बना के रूल को प्रूफ करना है, बहुत सिंपल। और 2 या 3 स्टेटमेंट से ऊपर कोई नहीं आती, एक ही रूल है जो 3 स्टेटमेंट पे काम करता है, बाकी जो रूल है वो 2-2 पे ही करते हैं। तो छोटी छोटी सी टेबल बनती है और फिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब आप लगा लो सालों से वही उसी का ही क्वेश्चन आ रहा है, वो जो बुक में इसने दिया हुआ है। इसका कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं 5-6 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करवाऊं। उसके बाद आएगा मेथड्स ऑफ प्रूफ का एक्चुअल टॉपिक, जिसमें एक है डायरेक्ट प्रूफ। इसके भी मुश्किल से 2 ही तरह की का क्वेश्चन है, जो कि आपको डायरेक्ट प्रूफ से और इनडायरेक्ट प्रूफ से करनी है। मतलब एक क्वेश्चन कहता है कि 2 + 2 = 4 है, डायरेक्टली प्रूफ करना है, तो 2 नंबर लिए, इवन नंबर्स लिए, तो उनका सम जो है इवन होगा। और इसी बात को वो इनडायरेक्टली कहता है कि अगर आपका सम इवन है तो जो 2 नंबर्स लिए ना आपने वो इवन होंगे। ऐसे है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, वो कहता है सम ऑफ इवन नंबर्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा ना चैप्टर का ब्रीफ हो जाता है तो माइंडसेट रहता है। डायरेक्ट में क्या कहता है, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन। और उसी बात को इनडायरेक्ट में कहता है, इफ द सम इज इवन द नंबर्स आर ऑल्सो इवन। ये है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इसके बाद इसके अभी फिक्स यही क्वेश्चन है, 1 या 2 3, यही एक तो यही है, इवन है। अब इवन के लिए पूछ लेता है या ऑड के लिए भी पूछ लेता है। 2 ऑड नंबर्स का सम 3 + 5 कितना होगा, इवन आया है ये। पर वहां पर क्या करते हैं कि स्क्वायर वैल्यू निकालनी है अगर आपने, तो इवन आएगी। 3 × 3 9 आएगा, प्रोडक्ट है वहां पे, प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट है, ये 15 आएगा। एक बात है आपकी प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया और एक क्वेश्चन प्रोडक्ट वाला हो गया, एक सम वाला और एक कहता है प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड। डायरेक्ट प्रूफ करोगे और इसी को इनडायरेक्ट करोगे तो क्या करोगे, इफ द प्रोडक्ट इज ऑड द नंबर्स आर ऑल्सो ऑड। इवन या ऑड दोनों के लिए ट्रू है ये। देखो अगर मैंने 2 × 4 किया तो बना 8, कोई और नंबर ले लो। 12 × 4 क्या बनाइए, 48। इवन का प्रोडक्ट इवन है। अगर ऑड लेती हूँ तो 5 × 3 = 15, अभी मैंने करके दिखाया। और कुछ ले लो, 9 और 3 ले लो, 27 होता है। तो ऑड है तो ऑड होता है और इवन है तो इवन होता है। ऐसे क्वेश्चंस, बस ये समझो 2 ही क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन खत्म हो गई, ये चैप्टर का पूरा मैं आपको ब्रीफ कर दिया है। इसके अलावा एक आपके असाइनमेंट में भी आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। √3 इज इरेशनल, ये असाइनमेंट में भी जरूर दे देता है। तो √3 हो, √11 हो, √5 हो, इस क्वेश्चन को करने के एक पेज का फिक्स्ड पैटर्न है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इरेशनल कह रही हूँ, रैशनल नंबर्स, आपको उसके थ्रू इसको प्रूफ करना है। एक पेज का इसका फॉर्मेट है। अब वो नंबर आपको कुछ भी दे दे,
आपको उस नंबर को उस फॉर्मेट पे पुट करना है बस। एक क्वेश्चन ये बनता है और ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। एक इसमें से आ जाता है, इसको समझो ये इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस इसके बाद लास्ट आपका आ जाता है फिर से, जो अभी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आपने किया, क्या किया, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेम ही है इसमें। ये आपका यूनिट 2 है पूरा का पूरा। अब मैं आपको आज रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस करा देती हूँ, फिर कल वाली क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कॉन्ट्रोडिक्शन करा दूंगी, परसों वाली में PMI आप लोग को आते ही, फिर भी मैं एक क्लास में उसको भी करवा दूँ। ठीक है, स्टार्ट करूँ? मैम ये रूट वाला बता दो एक बार, इम्पोर्टेंट है तो। बताऊंगी, पहले रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस से स्टार्ट करके दोनों करा देती हूँ आज, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लेती हूँ अभी क्लास। रूट रूट वाला वाले में तो बताऊंगी मैम, हाँ। रूट वाले में तो ऐसा ही लिखना है ना, रूट जैसे कि √3 है तो √3 इज इरेशनल बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड ऐसे करके प्रूफ ही करना है ना, शायद 10th में शायद आया था आई थिंक। 10th में है ये, मुझे तो ध्यान नहीं है। हाँ 10th में है ये है ना वाला वही। 5 अच्छा, वाला भी। तो वो आपने ना √3 को आपने रैशनल मानना है, वो हाँ है नहीं, रैशनल, हम मानेंगे लेट कि है। पी हाँ हाँ लेट हाँ, √3 रैशनल, उसके बाद ये P/, फॉर्म के में नहीं है, इसके वजह से ये इरेशनल है, ऐसे ही प्रूफ करना। इरेशनल है, एग्जैक्टली वही है। और रैशनल होने का मतलब, P/Q होने का मतलब कि P और Q का एक ही कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो हम यस उसको 1 मान लेते हैं। अभी मैं चलो इसी को करा देती हूँ, फिर 5 मिनट का टॉपिक है, आधा तो आपको आता ही है। तो 1 मान लेते हैं, तो यानी कि ये P भी 1 से ही डिवाइड हो रहा है और Q भी 1 से हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये दिखाएगा P/√3 आ जाएगा और Q/√3 आ जाएगा, तो यानी कि एक और फैक्टर है √3 जो कि P और Q को दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि P एंड Q हैज मोर देन 1 फैक्टर टू डिवाइड देम। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर एक होगा तभी रैशनल होगा, अब वो नहीं आ रहा है तो वो इरेशनल है। लो इसी को पहले लिख देती हूँ, आपको आइडिया है तो अच्छी बात है बहुत। देखो कैसे स्टार्ट करना है इसको। हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, लेट पहले आप लोग देखते, जो मैं लिखती जा रही हूँ आपको आता है तो समझ आ जाएगा पैटर्न। लेट द नंबर √13 इज रैशनल, रैशनल है तो देयरफॉर √30 इज इक्वल्स टू P/Q, where P and Q have one common factor, say 1। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको इक्वेट करूंगी, इक्वेट करके ये क्या आ गया, √13 Q इज इक्वल्स टू P। अब इसी स्टेटमेंट को आपने आगे ले जाना है, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड को स्क्वायर करना मीन्स √13 Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका, 13Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 13। पहले तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। अब ये जो आया है ना, ये आप इसी को प्रॉम्प्ट करोगे, ये P स्क्वायर के नीचे 13 का आने का मतलब कि 13 या जो है P या P स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये लाइन आपने लिखनी है, 13 डिवाइड बोथ P एंड P स्क्वायर। अब P को तो सिर्फ एक नंबर 1 ही डिवाइड कर सकता था, यहाँ पर ये 13 भी आ गया। ऐसा ही सेम पैटर्न Q बन जाएगा,
तो P और Q दोनों को 13 डिवाइड कर रहा है, हम ये लिखेंगे। कैसे? देखो, इस लाइन के बाद आपने क्या करना है, अब लेट लो, लेट P इज इक्वल्स टू 13K। ठीक है, इस वैल्यू को मैं कहां पर पुट कर दूंगी, इस इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू, ये हमने सिर्फ लेट किया है, तो जो भी वैल्यू आपको नंबर दिया होगा उसको लेट कर लेना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 13Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, विच मीन्स इम्प्लाइज 13Q स्क्वायर इज इक्वल टू 13K का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 13Q स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, K स्क्वायर इज इक्वल टू 13Q स्क्वायर अपॉन 169। इससे कट करेंगे तो ये क्या आ गया, K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में 13। यानी कि जैसा पैटर्न मेरा P के लिए आया था, ऐसा ही पैटर्न मेरा Q के लिए आ गया। Thus we can see that 13 divides Q and Q square also. So our assumption that P and Q has one common factor only, is wrong. P and Q have one more common factor. ये अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है, शॉर्ट में लिख के भी बोल सकते हो आप इसको, पूरा लंबा चौड़ा का टाइम नहीं होगा, तो इसको रटना नहीं है अभी बैठ के, बस ये लिख दो, we can see 13 divides Q and Q square also, so our assumption is wrong. P and Q have one more common factor, that is 13, so root 13 is irrational. बस ये है। अब यहाँ पर आपको 5 दे देगा, अगर क्वेश्चन में रूट 13 की जगह 5 दे देगा तो सब जगह रूट 5 पुट कर दो। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, फिर ये कट के Q स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, इसमें रूट 11 भी आया हुआ है। पैटर्न यही रखना, नंबर चेंज कर देना। क्लियर है? यस मैम। ध्रुव, रितेश, अंकुश, यस मैम, जो बताए थे आगे समझ। ठीक है, ये आपका हो गया इरेशनल वाला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आसान था, आप लोग को पहले से भी आता था इसीलिए अच्छा हो गया। आप देखो, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस भी बहुत आसान है। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस क्या कहता है कि कुछ रूल्स हैं जो कुछ बात को इन्फर करते हैं। इन्फर करना मतलब कि जताना, प्रॉम्प्ट करना। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन आता है इसका, इसमें 4 रूल्स हैं आपके, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन, हिपोथेटिकल और एक डिसजंक्टिव। अभी मैं एक करके बता रही हूँ, बहुत आसान है। करना क्या, पहले मैं आपको बस ये बता देती हूँ, चारों रूल्स के नाम याद होते हैं तो करो, नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उसको आपने सिंबलाइज करके ये बात को इन्फर करना है। क्या इन्फर करना है कि यू विल हैव 2 और 3 स्टेटमेंट्स। ये भी एआई का ही एक छोटा पार्ट है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दी जाती है, एंड 1 कंक्लूसिव स्टेटमेंट एंड 1 कंक्लूजन एंड 1 कंक्लूजन। आपको करना क्या है, वी नीड टू प्रूव
wherever all the given statements are true, the conclusion is also true. अब देखो इसको ध्यान से, पहले एक बता देती हूँ, कह रहा है जहां पर भी ये दोनों तीनों स्टेटमेंट जिस भी रो में, वेयर एवर का मतलब रो, जिस रो में आपको ये दोनों तीनों स्टेटमेंट ट्रू नजर आ रही है, उसी रो में ही ये कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट भी होगी और वो ट्रू होगी। आपको कुछ नहीं करना, उस रो को हाईलाइट करना है बस। सिंपल ट्रूथ टेबल बनती है, सिंपल स्टेटमेंट्स को सिंबलाइजेशन हो जाता है और आंसर आ जाता है। देखो कैसे। सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, जिसे हम मॉडस पोनेंस भी कहते हैं, ठीक है, या मेथड ऑफ एफर्मेशन भी कहते हैं। इसका रूल क्या कहता है कि पहली स्टेटमेंट है P implies Q, दूसरी स्टेटमेंट है ओनली P, therefore Q। आपको जो स्टेटमेंट है वो वर्ड्स में गिवन होगी, आपको उसके लिए दो सिंबल्स ले लेने जो भी आपको दिख रहा है और ऐसे सिंबलाइज करनी है। पहली बनती है इफ देन वाली, अब एक क्वेश्चन दूंगी ना, पूरी बात तब क्लियर होगी आप, ठीक है। फिर ये कोई भी स्टेटमेंट जो आप ले चुके हो वो बनती है, और देयरफॉर क्यू, देयरफॉर क्यू। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है आपका। एआई में ना 8 स्टेटमेंट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेटमेंट सिंबलाइज करनी होती, तब जाके कोई एक कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट होती है। जैसे खाली टी दे दिया तो मतलब आपने इन सबको जैसे है क्वेश्चन, आपस में रूल्स लगा के मॉडिफाई करना होता है और लास्ट में एक टी निकालना होता है बाहर। टी मतलब इसी में कोई लेटर बनता है, तो उस हिसाब से जैसे यहाँ क्यू लिखा है ना स्टेटमेंट का, ऐसी कोई स्टेटमेंट होगी जिसका आप टी ए बी सी कुछ भी जो भी लिया है, मतलब ऐसे, या फिर टी एंड क्यू ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट होगी। तो आपके पास तो ये बहुत छोटा सा इन्होंने काम दिया हुआ है, देखो कैसे करते हैं। और वहां ट्रुथ टेबल नहीं बनती, वहां पे रूल्स लगते हैं। आपको ये आसान है, आपको ट्रुथ टेबल से बताया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, प्रूव बाय रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, क्या ऐसे लिख के देगा, देखो इफ कली कैन ड्रॉ, ये क्वेश्चन है, इफ कली कैन ड्रॉ शी विल गेट अ जॉब। दूसरी स्टेटमेंट के लिए कहता है कली कैन ड्रॉ, therefore she will get a job। आपको ये क्वेश्चन आएगा। अब मुझे ऐसे देख के तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि कौन सा रूल लगेगा, मॉडस पोनेंस लगाऊं, मॉडस टोनेंस लगाऊं, मॉडस या हिपोथेटिकल लगाऊं, है ना। आप ऐसे ही सोचोगे तो कोई बात नहीं, आपको रूल याद ना रहे, आपको सिंबलाइजेशन ही वो रूल बता देगा, ठीक है। और सिंबलाइजेशन का मतलब कि आप ध्यान से देखो, पहले तो हर एक स्टेटमेंट जो है ना अलग लाइन में लिखी होगी, पहली बात। तो जहां पर देयरफॉर लिखा है, ये एक लाइन आपको देयरफॉर की 200% मिलेगी ही मिलेगी। दिस देयरफॉर इज द कंक्लूजन, ठीक है। एंड दीज टू आर द स्टेटमेंट्स, जिसको हम हिपोथेसिस भी कहते हैं। ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारी कंडीशंस हैं। जहां पर ये दोनों कंडीशन, अब दो ही दी है ना,
दो ही होंगी ज्यादातर, एक क्वेश्चन हिपोथेटिकल में 3 होंगी, ये 2 है, तो 2 दी है ना, तो दोनों जिस रो में ट्रू होगी उस रो में ये कंक्लूजन वाली भी ट्रू होगी, राइट। अब सिंबलाइज क्या करूं, सिंबलाइज कैसे करूं कि मेरे को स्टेटमेंट क्या दिख रही है, दिख रही है कली कैन ड्रॉ, और एक दिख रही है शी विल गेट अ जॉब। अब नेक्स्ट लाइन में तो यही रिपीट है, कली कैन ड्रॉ, तो एक वेरिएबल जो ले लूंगी उसी से काम चल जाएगा। और देयरफॉर में क्या दिख रहा है, शी विल गेट अ जॉब, वो भी मेरे पास है, एक वेरिएबल एक बार ले लूंगी तो उसी वेरिएबल से काम चल जाएगा। तो ये अब मैं क्या करूं, कैसे लिखेंगे, लेट पी जो है वो कहता है कली कैन ड्रॉ। आप एबीसीडी कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं सिंबलाइजेशन के लिए, स्टेटमेंट है, यू कैन यूज एनी कैपिटल लेटर एक्सेप्ट ई एंड एफ, ठीक है। एक मैं ले लेती हूँ क्यू, उसको कह देती हूँ शी विल गेट अ जॉब, ले लिए। और कोई नई स्टेटमेंट दिख रही है, नहीं दिख रही। अब नेक्स्ट पार्ट इज सिंबलाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिंबलाइज। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ कली कैन ड्रॉ शी विल गेट अ जॉब। जहां भी आपको इफ वाली स्टेटमेंट आती है दैट मीन्स दिस इज कंडीशनल लॉ। अगर कली ड्रॉ करेगी या करेगा जो भी है व्हाटएवर, शी दिया है क्योंकि तो करेगी, शी विल गेट अ जॉब, ठीक है। तो यानी कि इफ पी देन क्यू, तो क्या सिंबल बना, पी इंप्लाइज क्यू बना। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, कली कैन ड्रॉ, कली कैन ड्रॉ का मैंने एक वेरिएबल लिया, इसका मतलब दूसरी क्या हो गई, सिंपली पी। एंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, देयरफॉर शी विल गेट अ जॉब, उसके लिए मैंने कौन सा वेरिएबल लिया है, क्यू, तो देयरफॉर क्यू, ये बन गया आपका रूल। दो स्टेटमेंट कौन कौन सी, ये दोनों, अब जहां भी ये दोनों ट्रू होंगी वहां पे ये ट्रू होना चाहिए, चेक कर लेते हैं होना चाहिए तो। कैसे करेंगे कि दो पॉसिबल स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यूज लिखो, लिख दी। अब क्यू तो आपका यहाँ पर मिल गया आपको, पी आपको यहाँ पर है, पर इससे नहीं काम चलेगा मेरा, कहने का मतलब ये कि दोनों मेरे को लिखने से ही मिल गए। मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, पी इंप्लाइज क्यू को सॉल्व करना है। पी इंप्लाइज क्यू मतलब इफ टी एफ है तो वो फॉल्स होगा, बाकी सब जगह पे ट्रू होगा। तो टी एफ यहाँ पर मिलता है, इसको मैं अभी हाईलाइट नहीं कर रही, वो मार्क नहीं कर रही, सॉरी, सीधा ही लिख रही हूँ। टी एफ यहाँ पर है, ये फॉल्स, बाकी सारा ट्रू। अब देखो असली काम, ध्यान से देखो, P implies Q और P ये दोनों कहाँ पर ट्रू है, बताओ मुझे। P implies Q और P कहाँ पर ट्रू नजर आ रहे हैं वो बताओ। थर्ड में। थर्ड में। रितेश, अंकुश, ध्रुव, अनुभव, ज्योति कहाँ पर नजर आ रहे हैं दोनों, अच्छा तो एक implies सेकेंड, सॉरी गलती, फोर्थ में मैम। मैम मुझे तो थर्ड लगता है। आपने किसने बोला था, अच्छा आपने करेक्ट किया फोर्थ में, हाँ फोर्थ में दिखाई दे रहा है आपको ना, सबको यस दिखाई मैम। दे रहा है। P implies Q और P ये दोनों यहाँ पर ट्रू है। कंक्लूजन क्या यस है मैम। मेरा, कंक्लूजन क्या है मेरा, Q वो भी यहीं पर ही ट्रू है। अब आपको क्या करना है, नथिंग, जस्ट हाईलाइट दिस रो, highlight this row and write the statement, row 4 shows या infers, as the inference rule हो गया, infers सॉरी स्पेलिंग लेते हुए, infers सिंपल ऐसा आएगा,
infers that when P implies Q and P is true, so our conclusion Q is also true. बस हो गया क्वेश्चन। इस रूल का यही क्वेश्चन है और यही आ रहा है सालों से। अगर वो ये पूछता है तो कल ही कैन ड्रॉ शी विल गेट अ जॉब, यही क्वेश्चन आ रहा है। इससे कुछ और फॉर्म होता ही नहीं है। अगर होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपने स्टेटमेंट्स को लेना है और आपको पहली स्टेटमेंट इफ देन वाली ही देगा, वो P implies Q ही बनेगा अगर ये रूल दे रहा है, रूल्स मॉडस पोनेन वाला। सेकंड वाली को इसी तरह सिंपल ही लेगा, कल ही कैन ड्रॉ। मैं देखो आपको फॉर्म करके दिखा दूं साथ के साथ, कुछ भी रैंडम या मन से भी तो कर सकते हैं, जब थोड़ी कोई बुक हमें चाहिए हो। क्या इफ राम वेंट टू स्कूल ही विल स्टडी, लो बन गया, ठीक है। और फिर राम वेंट टू स्कूल therefore he will study, true by rules of inference। अब क्या दिक्कत है इसमें? पहला ले लो राम वेंट टू स्कूल, दूसरा ले लो ही विल स्टडी। तो ये मेरा P है, ये मेरा Q है। और दूसरा क्या है, राम वेंट टू स्कूल, उसको मैंने P लिया था, P हो गया। तो देयरफॉर मेरा क्या दे रहा है, ही विल स्टडी, Q हो गया। सिंपल, P और Q लो, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। और P इम्प्लाइज Q, पहला बन रहा है P, सिंबलाइज करो, P इम्प्लाइज Q पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट सीधा P, राम वेंट टू स्कूल है और आपका कंक्लूजन क्या है, Q है, ही विल स्टडी। बस, तो आपको P और Q तो यहाँ मिल ही गए हैं, P इम्प्लाइज Q और निकाल लो और इसको हाईलाइट कर दो और बोल दो रो 4 इंडिकेट्स, जहां पर भी मेरे ये दोनों कंक्लूजन वाले पार्ट ट्रू है वहां पर ये कंक्लूजन कंडीशन वाले पार्ट ट्रू है, वहां पर ये मेरा कंक्लूजन भी ट्रू है। इसका पता है एक तरीका और क्या दिखाता है ये बुक में, कुछ नहीं है, हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों को देख रहे हैं ना, P इम्प्लाइज Q और P मेरे दोनों ट्रू होने चाहिए। तो वो क्या कहता है कि इसका एंड निकाल लो, P इम्प्लाइज Q और P का, ये P है, ये P इम्प्लाइज Q है। तो एंड का मतलब जहां पर दोनों ट्रू है वहीं ट्रू आएगा, बाकी सब जगह पे फॉल्स आएगा। तो ये आ रहा है, ये यहाँ पर आएगा। अब इस जगह पे आप Q को चेक कर लो, इस जगह पे Q को चेक कर लो, दोनों ट्रू हो गए। ऐसे बेसिकली तो आपको एंड निकाल के दिखाना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? कोई डाउट? अब इसमें और कोई प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं है, आपको बस रूल देखना है उसका, ठीक है। तो दूसरा करते हैं रूल्स, दूसरा जो है इसका वो है, उसमें सिर्फ नेगेशन आ जाता है, दैट इज मॉडस टॉलन, जो कि कहता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन, ये वाला क्या था, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। अब क्या है, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन, दैट इज मॉडस टॉलन। ठीक, ये किस तरह का होता है, इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके फॉर्मुलेट करती हूँ। देखो इसका क्वेश्चन, इफ कली कैन ड्रॉ then she will get a job,
नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कली विल नॉट गेट अ जॉब, कली विल नॉट गेट अ जॉब। अब जो जॉब वाला वेरिएबल होगा ये उसका नेगेशन है, नॉट, जो भी आप वेरिएबल लोगे। और फिर कहते हैं देयरफॉर कली कैन नॉट ड्रॉ, कली कैन नॉट ड्रॉ। अब देखो, क्योंकि ये रूल ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये स्टेटमेंट को, तो कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब इसमें एक कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है आपको, तो कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। अब वेरिएबल क्या लेते हैं, पी ले लिया, कह दो कली कैन ड्रॉ, एक ले लो शी विल गेट अ जॉब। देखो पहले में भी यही स्टेटमेंट है, दूसरे में भी यही स्टेटमेंट्स है। अब सिंबलाइज करो, पहली स्टेटमेंट इफ देन, इफ पी देन क्यू, मतलब ये क्या हो गई, इफ कली कैन ड्रॉ शी विल गेट अ जॉब, ठीक है, ये तो सेम है। फिर क्या कहते हैं, कली विल नॉट गेट अ जॉब, विल गेट अ जॉब क्या लिया है आपने, क्यू लिया है, तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नॉट ऑफ क्यू, ना तो पी ना तो क्यू, नॉट ऑफ क्यू, क्योंकि मैंने क्यू को लिया शी विल गेट अ जॉब, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कली विल नॉट गेट अ जॉब, तो नेगेशन ऑफ क्यू, और देयरफॉर क्या आ जाएगा, कली कैन नॉट ड्रॉ, कैन ड्रॉ क्या है पी, तो कैन नॉट ड्रॉ क्या हो गया, नेगेशन। अब कुछ नहीं, टेबल बना दो, पी और क्यू ले लिया, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। अब मुझे नॉट क्यू नॉट पी दोनों चाहिए, तो दोनों यही निकाल लेती हूँ पहले, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, नॉट ऑफ क्यू निकाल लो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्यू का उल्टा कर दिया। अब पी इम्प्लाइज क्यू निकाल लो, वो तो टी एफ जहाँ है फॉल्स, बाकी ट्रू करेगा। अब मुझे किस किस को देखना है, प्लीज देखो, पी इम्प्लाइज क्यू और नॉट ऑफ क्यू, तो इसका एंड निकाल लेती हूँ मैं, पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट ऑफ क्यू, नॉट ऑफ क्यू कहाँ है, ये दोनों साथ साथ ही हैं। तो ये जहाँ भी ट्रू है वहां पे ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स कर दो, क्योंकि एंड लगा हुआ है। तो पहली रो में है ये, पहली रो में ये ट्रू है, तो नेगेशन पी कहाँ है, ये रहा। तो ये देखो जहां भी ये दोनों ट्रू है वहां पर मेरा टी भी, ये सॉरी नॉट ऑफ पी भी ट्रू है, बस लिख दो। रो वन, यहाँ पे रो वन से आ रहा है, indicates when both the conditions are true, the conclusion is also true. क्लियर है, इसमें निशान, ध्रुव, रितेश, अंकुश, यस मैम। यही क्वेश्चन है इसके, यही क्वेश्चन है, यस ठीक मैम। है। हाँ, आपको स्टेटमेंट फोकस करनी है, कितनी है, आप दो ही दिख रही है, एक को ले रहे हो पी तो उसका नॉट लगा हुआ उसमें, तो नेगेशन पी कर दो, एक को ले रहे हो क्यू तो उसका नेगेशन क्यू कर दो, और देयरफॉर वाली ही आपका कंक्लूजन है, बाकी ऊपर वाली दो ही मिलेंगी आपको, ठीक है। अब थर्ड रूल भी देखो, वो भी आसान है, उसमें और है, यहाँ पर इफ देन था ना, इफ देन से मेरा क्या बन रहा था, पी इम्प्लाइज क्यू बन रहा था। अब आता है डिसजंक्शन का रूल है, वो उसका नाम उन्होंने क्या दिया है, नंबर थर्ड, डिसजंक्टिव सिलोगिज्म, GISM, नाम ही ऐसा है कि साइंटिस्ट लोग नाम भी बड़े अजीब अजीब लगते थे, डिसजंक्टिव सिलोगिज्म, दैट इज अ रूल, ठीक है। कुछ नहीं, स्टेटमेंट देख के समझ आ जाएगा मैं क्या लगाना है, आपको रूल याद नहीं रहेगा तो भी अगर
इफ देन लगा है तो इम्प्लीकेशन वाला साइन आएगा, ठीक है ना। और नहीं तो देखो इसका क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम, इसने अपनी बुक में 4 एग्जाम्पल दिए हुए इग्नू वालों ने, और यही आते हैं। कभी कभी बस चेंज हुआ तो आपको ये चीजें याद रखनी कनेक्टर्स के थ्रू। आइदर द इरेजर इज white और ऑक्सीजन इज मेटल। अब इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है आपको स्टेटमेंट्स में? नहीं ना, ऐसी ही होती है। जरूरी नहीं आपस में कोई कनेक्शन हो। कल ही कैन ड्रॉ शी विल गेट अ जॉब आ गया, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, इरेजर इज वाइट। अगर इरेजर वाइट है, या यदि इरेजर वाइट है या फिर ऑक्सीजन मेटल है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट दे देता है इरेजर इज ब्लैक। देखो कैसी स्टेटमेंट दी है। अब अगर आप उसको P को ब्लैक लोगे तो नॉट ऑफ P व्हाइट हो जाएगा, और अगर आप P को व्हाइट लोगे तो नॉट ऑफ P ब्लैक हो जाएगा इरेजर के लिए, ठीक है। देयरफॉर ऑक्सीजन इज मेटल। सिंपल फॉर्मुलेट कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये देखो, लेट P को मैंने ले लिया इरेजर इज वाइट, ये वाली स्टेटमेंट आ गई है। और Q को मैंने ले लिया ऑक्सीजन इज मेटल। आप सिंबलाइज कर दो आइदर और। आइदर और मतलब कि P और Q डिसजंक्शन। पहली स्टेटमेंट इज डिसजंक्शन। सेकंड कहता है द इरेजर इज ब्लैक, तो नॉट ऑफ P एंड कंक्लूजन इज व्हाट, सिंपल Q ऑक्सीजन इज मेटल। कोई बात नहीं, बना देते हैं। P ले लो, Q ले लो, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। P और Q ले लो। और क्या करता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू मिल जाएगा, ले लिया। नॉट ऑफ P ले लो, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, जो भी P की वैल्यू उनको उल्टा कर दिया। अब किसका एंड करना है मेरे को, P और Q एंड नॉट ऑफ P, साथ साथ ही है दोनों। जहां पर भी ट्रू है वहां पे ट्रू लगा दो, नहीं तो फॉल्स लगा दो। अब क्या आया, ये यहाँ पर ट्रू है, मेरा कंक्लूजन क्या है, क्यू मेरा ट्रू है, तो ये क्या आ गया, ये देखो रो 2 indicates when both conditions are true, conclusion is true। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। Yes, कोई ma'am. और क्वेश्चन आया ही नहीं इसके अलावा? और आ जाए तो बस Yes, ma'am. कनेक्टर का ध्यान रखो, कनेक्टर का ध्यान रखो, और उसको और वाला है तो और से बना दो, इफ देन है तो कंडीशनल से। अब लास्ट, इसमें 3 स्टेटमेंट है, ये है हिपोथेटिकल। इसमें देखो जैसे हमारा ट्रांजिटिव रूल आप लोगों ने अगर सुना हो, तो ट्रांजिटिव सुना क्या, अभी मैंने आपको रिलेशन में भी कराया है। ये एक रूल होता है, ये 3 के लिए होता है। 3 स्टेटमेंट 3 वेरिएबल आप जब करते हो तो कहता है A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, देयरफॉर A टेंड्स टू C, ये वही है बस। तो आपको 3 स्टेटमेंट दी जाएगी और इसी फॉर्म में दी जाएगी कि 2 में क्या कंक्लूजन में भी इम्प्लीकेशन होगा, इफ देन इफ देन इफ देन। कैसी है देखो, इसका नाम है हिपोथेटिकल। हिपोथेटिकल, हिपोथेटिकल सिलोगिज्म, इसको चेन रूल भी कहते हैं। हाँ, चेन रूल, चेन से करते हैं ना, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, ऐसे लगाते चले जाते हैं, तो चेन की तरह बोलते हैं इसको। कैसे है ये,
क्वेश्चन से सीधा लिख के बताऊंगी, क्वेश्चन लंबा सा लगेगा, लेकिन देखो क्या लिखा है, इसमें भी यही आया आज तक। इसको कोई नाम भी नहीं चेंज करते हैं, बताइए लोग, कि मधु की जगह कोई और नाम ही रख दे, ऐसे कैसे उठा के दे देते हैं। इफ मधु इज अ सरपंच, शी विल हेड द पंचायत। दूसरी स्टेटमेंट कहता है, देखो अभी क्या बना, इफ मधु इज सरपंच शी विल हेड द पंचायत, तो ए टू भी मिल गया मुझे है। अब नेक्स्ट बी से स्टार्ट होगी स्टेटमेंट, कहता है अब वो अगर हेड करेगी पंचायत को, इफ शी विल हेड द पंचायत, इफ शी विल हेड द पंचायत, देन जब वो लीडर बनेगी तो क्या करेगी, शी विल डिसाइड ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, शी विल डिसाइड ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। देखो तीसरी स्टेटमेंट देगी सी, ये सी बन जाएगी, बी टू सी हो गया। अब कंक्लूजन देखो क्या दे रहा है, देयरफॉर, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, ए और सी। देयरफॉर इफ मधु इज अ सरपंच, she will decide on property dispute। ये क्वेश्चन है, तो आपको देख के समझ में आ रहा है, रूल का नाम नहीं पूछता अलग से ना, उसके ऐसा कुछ मेंशन है कि नाम कट के नंबर कटेंगे या क्या। आपको क्या कहेगा क्वेश्चन, प्रूव बाय रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, और ये क्वेश्चन ना वो आपको रूल बताएगा ना बताने के लिए पूछेगा। आपका रूल क्या है, जो आप सिंबलाइज कर दोगे ना वही रूल है आपका, सिंबलाइजेशन इज मस्ट। वो तो फिर नहीं तो प्रूफ क्या करोगे। तो आप क्या करना है, इसमें एक पी लेंगे, पी में क्या लिखेंगे, मधु इज सरपंच, ये तो आप लोग को दिख ही रहा है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। क्यों क्या लेंगे, हेड द पंचायत, आप क्वेश्चन में पूरा लिखना, और पी क्यू आर ले लेते हैं, डिसाइड ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अब देखो टेबल बनेगी 3 की, और इसमें कम से कम भी 4 या 5 रो आती हैं, 4 आती है मेरे ख्याल से इसमें। वो आप हाईलाइट कर लेना सॉल्व करके, मैं वो बता देती हूँ बस, पॉसिबल जो बनाते हो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब क्या करना है, P इम्प्लाइज Q निकालना, जहां भी TF है, जैसे देखो इसमें कितने TF है, 2 जगह मिल रहा है तो 2 जगह लिख देना। फिर Q इम्प्लाइज R निकालना, जहां भी TF है, और बाकी जगह ट्रू लिख देना। फिर P इम्प्लाइज R निकालना, P इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज R, ये मिल रहा है देखो, P इम्प्लाइज R, बाकी सब ट्रू कर दो। आ गया P इम्प्लाइज R, अच्छा अब क्या देखना है, जहां पर ये दोनों ट्रू है वहां पर मेरा ये भी ट्रू है, कहाँ दिख रहा है देखो, ये मिला, ये मिला, ये मिला, 4 जगह, तो 4 की लिखोगे आप, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड 7, 7 ये 8 हो जाएगी, 0 से लेंगे तो फिर ये 0 करना पड़ेगा,
1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने 1 से शुरू किया है ना। 1 2 4 8, वो 1 2 4 8 shows when both conditions are true, the conclusion is also true। पूरा ही कर दिया मैंने, देखो आप लोगों के लिए। TF फाइल करो, बाकी सब अपने आप हो जाता है। क्लियर है सबको? इसमें ठीक है, अब ये हमारा आज क्या कंप्लीट हो गया? रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस कर लिया हमने चारों, यही था बस इसमें। और मैंने आपको रैशनल वाला भी करा दिया। अब बस मेथड ऑफ प्रूफ और PMI बचा है। PMI आपको आता ही है, ध्रुव और अनुभव आपको मैंने अभी कराया है ना, वो तो कॉम्प्लिकेटेड कराया इसमें। वैसे ही क्वेश्चन से सेम कोई सा भी आ सकता है सीरीज में से। और निशांत और अंकुश एंड रितेश, आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आता है प्रूफ करना? हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा आता वो है। मैम मुझे तो नहीं आता, थोड़ा बहुत भूल गया। ये इस तरह से सीरीज होती है, उसका ये फॉर्मूला होता है। और इसको P1 के लिए करते हैं, PK के लिए लेट करते हैं, और P ऑफ K प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। कोई बात नहीं, भूल गए तो मैं कराऊंगी। बस फिर नेक्स्ट क्लास एक ही लगेगी, एक क्लास में कोर्स खत्म है आपका। पर खत्म में मेरी यूनिट 3 बचेगी, मैं बार बार कह रही हूँ, मना नहीं कर रही हूँ मैं। और सिर्फ यही कंडीशन है कि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा के ही समझाना पड़ेगा। और अगर आप CO पढ़ के इसको करोगे तो उसका आधा भी नहीं है ये, ठीक है? मैम जैसे मेरी क्लासेस मैंने बीच में नहीं ली थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स तो होंगी। सारी रिकॉर्डिंग्स अभी अवेलेबल होगी, 1 मंथ तक अवेलेबल होती है। आपको टॉपिक देख के सर्च करनी होगी। तो आप एक तो टॉपिक्स लिख के मुझे सेंड भी कर दो, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। जहां जहां जो नहीं समझ आएगा आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है मैम। एक बार सारा जो भी जिसका रहता है ना, उसको पेपर पे नोट करके मेरे को शेयर कर दोगे, और उसकी आप वीडियो देख लो। यस मैम। ठीक है, सबके लिए ये बात, कोई ऐसा नहीं कि किसी चीज की भी मनाही है, टॉपिक रह रहा है तो भी समझाया जाएगा, डाउट्स निकल के आ रहे हैं तो भी समझाए जाएंगे। अभी आपके पास पूरा मई का 1 महीना है और आपका DM कंप्लीट है, तो जाहिर सी बात है कुछ भूला होगा, कुछ भूला भुलैया लगेगा, कुछ फॉर्मूले ध्यान नहीं आएंगे, लगाने नहीं आएंगे। वैसे तो कुछ लंबा चौड़ा इसमें नहीं है। और ये भी ध्यान कर लो कि मई तक ये वीडियो जा सकती है, तो एटलीस्ट आप लोग सेव कर लो अपने पास, महीने तो चली जाएंगे फिर। तो मैं फिर लास्ट में 1 हफ्ता में जो भी होगा या जैसे भी होगा अकॉर्डिंगली रिवीजन दूंगी फिर, ठीक है? और उससे पहले हाँ, बट फॉर श्योर कि मैं 1 या 2 क्लास बीच में अरेंज करूंगी, जब CO में आपका सिर्फ लॉजिक गेट मुझे चाहिए। लॉजिक गेट बनता है K-मैप के थ्रू, ट्रुथ टेबल बना के। तो वो जब सर करा देंगे तो मुझे आप पिन कर देना, मैं उसी दिन आपके आसपास आपको करवा दूंगी। यहाँ पे K-मैप नहीं बनाना है एक्चुअली ना, डायरेक्ट वैल्यूज है, डायरेक्ट लॉजिक गेट है, तो वहाँ पूरा डिटेल में समझोगे। यहाँ पे 2 मिनट में काम हो जाएगा फिर, ठीक है? तो परसों की क्लास लास्ट ठीक है क्लास मैम। होगी आपकी। परसों क्लास परसों, लास्ट क्लास होगी, ठीक है। हाँ, DM के लिए आप फ्री हो और जाओगे कोई ना? डाउट हुए तो, हाँ, डाउट हुए किसी क्वेश्चन में? पर नोट करते रहो अपने पास, छोटे छोटे। देखो अगर बीच में डाउट आ जाते हैं ना, तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज पे पूछ सकते हो। उसके लिए पूरी रिवीजन क्लास के लिए मत वेट करना। जैसे आप कुछ सॉल्व कर रहे हो और नहीं आ रहा दिमाग में, वीडियो देख के नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैसेज कर दो, मैं उसी पे एक्सप्लेन कर दूंगी व्हाट्सएप। तो उससे क्या है, कोर्स वो नहीं रुकेगी, नहीं प्रैक्टिस। एक एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ देना इसको, DM को। आप बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लो, इतने मेरा तो मैं करा दूंगी। आपके पास बड़े बड़े सर के प्रोग्रामिंग वाले हैं, अभी CO शुरू कर देंगे तो CO पूरा टाइम लेता है समझने में, पूरा मल्टीप्लेक्सर, कोडिंग और काउंटर्स, रजिस्टर्स, पूरा डिकोडर। पढ़ना।
डिकोडर कोडर डिकोडर पूरा है उसके अंदर, आप लोग उसको समझो अच्छे से। और कन्वर्जन है, के मैप है, लॉजिक गेट है, सर्किट बनाना है, मल्टीप्लेक्सर का एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग पे आ जाता है, तो उस पर फोकस कर जो लो। उसमें मुझे मुश्किल लगा ना वो फ्लिप फ्लॉप लगा मैम। फ्लिप फ्लॉप लगा, अच्छा हो गया क्या हाँ आपका? मैं असाइनमेंट बना रहा था ना तो थोड़ा हिंट लगे कि जैसे फुल एडर हाफ एडर हाँ ये हाँ, थोड़े हाफ से एडर। मुश्किल पड़ रहे। हाँ इसमें मैम नहीं, वो सब्जेक्ट में समझोगे ना। जब लॉजिक समझ लोगे ना तब नहीं लगेगा। फ्लिप फ्लॉप से भी क्वेश्चन आता है प्रॉपर, फ्लिप फ्लॉप के थ्रू आपको वो बनाने आएगा सर्किट और मल्टीप्लेक्सर एंड और कुछ भी। तो वो सब वैसे पता है क्या, एक बार पढ़ लोगे ना सब फिक्स क्वेश्चन ही पूछते हैं, फिर मैम पेपर कौन जब से सर सब्जेक्ट का कराएंगे। बात कर रहा हाँ? मतलब कौन सा अकाउंट्स किसका बात कर रही हैं आप? नहीं, अकाउंट्स तो अलग है, वो तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल पढ़ोगे। ये वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक सब्जेक्ट रह रहा होगा आपका। हाँ अभी रह रहा है मैम, हाँ, वो अभी स्टार्ट पढ़ाएंगे, नहीं हुआ वो। सर कराएंगे वो सर, तभी कह रही हूँ वो आप उस पे फोकस कर लो। डीएम को एक बार कंप्लीट करके अब रिवाइज करके कॉपियां बना के रख लो, कॉपी जरूर बना लो, वीडियो जरूर सेव कर लो प्लीज। एक बार ओके मैम। करके, हाँ एक बार करके इसको रख दो, बाद में रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, एक बार तो लास्ट क्लास लेके इसको ओवर कर देते हैं।